Hello students, we are going to start a new chapter that is coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं आज हम ये सीखेंगे. मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो अभी हमने स्टडी करी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट ही आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, तो इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए जनरली आपको ये इस तरीके के ब्रैकेट में देखने को मिलते हैं. इस तरीके का जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लिखते हैं. ठीक है, इसलिए क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, अब बेटा इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जैसे जो निकिल है ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट. इट मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं. तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक, अब जो इससे डायरेक्ट जो बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स. ये लिगेंड्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं. लिगेंड्स ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स. तो लिगेंड्स यहाँ पर क्या होता है, एक्ट एज ए लुईस बेस. और फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा सेंट्रल एटम जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं. यहाँ पर आपने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है. ये क्या एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर है. और इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स. ठीक है, तो अब हम लुईस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स. जो इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर को डोनेट करे, ठीक है ना, इसको लोन पेयर को डोनेट करे. Cl3 अब ब्रैकेट के जो बाहर होता है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन. इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्टेट. ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, तो बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें इन्हीं सब की स्टडी करनी है. लिगेंड्स क्या होते हैं, किस तरीके के कंपाउंड आप फॉर्म कर सकते हो, इनकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है ना. अब ये जो है, ये जो पार्ट होता है जो ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजेबल पार्ट. मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, और ये आपका आयनाइजेबल पार्ट होता है. ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर है, जो काउंटर आयन है. ठीक, तो अब एक बार और आप इसको समरी देख लीजिए. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में इस तरीके का बॉन्ड बना होता है. अब मैं इसको अगर बॉन्ड के फॉर्म में देखना चाहूँ तो आप कैसे इसको लिखेंगे, मान लीजिए मैंने निकिल यहाँ लिख दिया. अब इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पर लुईस बेस कौन है, लिगेंड्स. तो लिगेंड्स कौन है इसमें, H2O. मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, निकिल को दे रहा है. ठीक है ना, तो कितने हैं, 6 हैं ये, OH2 OH2 OH2
ये इस तरीके से आपको OH2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिखने हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के स्फेयर में लिखे जाएंगे और बाहर आपका क्या है Cl3, ये काउंटर आयन होता है, ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए होता है। ओके, तो मोस्टली आपके जो ये लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स ही क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। और ये सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या यहाँ पर क्या काम करते हैं, लुईस एसिड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो लिगेंड्स हैं, जो लुईस बेस है, वो इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर इस सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और किसके थ्रू, इनके बीच में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आई होप ये आपको अभी समझ में आ गया, केवल जनरल थ्योरी है, अभी केवल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका दिया जा रहा है कि आप ये समझ लीजिए कि ये किस किस तरीके से इसके हमें टर्म्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि जो काउंटर आयन है वो आयनाइजेबल, अगर आप इसको डिसोसिएट करना चाहें तो डिसोसिएट करने पर क्या होगा, इसका 3Cl- बाहर निकल जाएगा और ये स्फीयर पूरा, ये बेटा नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, इसको आप आयनाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको नॉन डिसोसिएट भी बोलते हैं। अब इसकी स्टडी हम करेंगे डबल सॉल्ट में। तो डबल सॉल्ट में, और डबल सॉल्ट क्या होते हैं हमारे, जो इजीली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसे ये, ठीक, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, कि आप इसको जब किसी में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तो इसका जो काउंटर आयन है ये तो आयनाइज हो जाता है, पर ये जो स्फीयर के अंदर है ये कभी भी आयनाइज नहीं होता, ठीक है ना। बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में आयनाइज होता है, वरना होता ही नहीं है, डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होता है इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। और नेक्स्ट इसके कुछ और टर्म्स हैं अभी, जो आपके काउंटर आयन्स होते हैं ये जनरली प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं, और जो आपके सेंट्रल एटम से लिगेंड्स इतने लगे हुए हैं वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें, इसी से हमारी आती है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आप देख लीजिए वर्नर थ्योरी, आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। कभी कभी क्वेश्चन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का आ जाता है, ठीक है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन, दिस इज responsible for the charge on central metal atom। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। ये क्या होती है आपका आयनाइजेबल पार्ट होता है ये आपका, ठीक। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, इसी में हम देख रहे हैं, ये भी हमने बोला ये जनरली ये प्राइमरी वैलेंसी होती है और ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। इन्हीं दोनों को किसने बताया, वर्नर, उन्होंने बताया मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिगैंड, इट डिटरमाइन द number of ligand attached
टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ओके, मतलब जो आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। ओके, अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हॉर्नर ने 2 पॉइंट्स दिए। उन्होंने बताया कि मेटल में आपकी 2 तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कौन से वाले कंपाउंड होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बात हो रही है ये, ठीक है ना। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी आप कहाँ से निकालेंगे? इस पर जो सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज कितना है वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा। और सेकेंडरी वैलेंसी द नंबर ऑफ लिगैंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने डोनेट किए हैं, द नंबर ऑफ लिगैंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, या टोटल नंबर ऑफ, लिख लीजिए, लोन पेयर डोनेट। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी बताइए, तो बेटा अगर आप चार्ज निकालोगे सेंट्रल एटम पर तो चार्ज क्या है? निकेल पर x मान लीजिए, x मान के H2O पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो बेटा इसका तो हो गया 0, 6 × 0 0। यहाँ पर आप चार्ज निकाल के देखिए। अगर मैं इसी की प्राइमरी वैलेंसी निकालूँ सेंट्रल एटम की, अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी निकालती हूँ तो मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम पर चार्ज कितना है, तो इसको हम x मान लें, प्लस H2O न्यूट्रल होता है तो 6 × 0 और प्लस ये कितना है बेटा 3 - 1, उस पर क्या है? कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x ये तो पूरा 0 हो गया, और -3 = 0, तो x = कितना आ गया? 3। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी तो आपकी आ गई 3। अब सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप निकालें तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ लिगैंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम से कितने लिगैंड्स लगे हुए हैं, अटैच टू लिगैंड। अब आप खुद देख लीजिए कि H2O है, कितने हैं? 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6, ठीक है। या फिर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट, कितने लोन पेयर डोनेट किए बेटा? एक H2O एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 H2O कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे बेटा? 6। ऐसे कर लीजिए, या फिर ये लिगैंड्स को काउंट कर लीजिए, इससे पता पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। CO NH3 होल 6 Cl2, ओके, CONH3 का होल 6 Cl3, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आप इजीली निकाल लीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करें, प्राइमरी वैलेंसी के लिए सेंट्रल एटम पर कितना चार्ज है, ठीक है ना, इसको x मान लें। NH3 बेटा क्या होता है? ये क्या है? न्यूट्रल चार्ज रखता है, वाटर की तरह, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है, तो इसका कितना हो गया? 0 माइनस इसको कितना हो गया? 3 - 1 = 0। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे कितनी आ जाएगी? +3। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी तो क्या हो गई आपकी? 3 हो गई, प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई। ओके, अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात होती है। अब सेकेंडरी वैलेंसी के कैसे निकालेंगे? आप इस पर लिगैंड्स काउंट कर लीजिए, कितने लिगैंड्स हैं? 6 लिगैंड्स लगे हुए हैं। आपको देखिए सेंट्रल एटम पे इसके अंदर और कोई लिगैंड है नहीं, केवल एक ही लिगैंड है, ठीक है ना। उसको हम क्या करें, इसको काउंट कर लीजिए लिगैंड्स को। 6 हैं तो उसकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। तो
आप इजीली सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को निकाल सकते हैं। इसी को हम, ये वर्नर ने दी थी, इसी को हम बोलते हैं वर्नर थ्योरी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात आती है लिगेंड्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज लिगेंड्स। अभी मैंने आपको बताया लिगेंड्स। बेटा अब तक जिसको आप लुईस बेस बोलते थे, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। स्पीशीज विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद, स्पीशीज विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड with metal ion, which form coordinate bond with metal ion. It is known as ligands. हैंड टू हैंड नोट्स बनाते जाइए, known as ligands. तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। लिगेंड्स क्या है, जो सेंट्रल एटम के साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है ना। अब लुईस बेस, बेटा इसको बस यही आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल एटम यहाँ क्या काम करेगा, लुईस एसिड का सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होगा। ये लुईस एसिड है, जब ही तो लिगेंड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो आपके लिगेंड्स हैं वो लुईस बेस बोले जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इस तरीके से ये इसकी जनरल थ्योरी थी। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी आप इसको कॉपी में नोट करिए और इसके कुछ सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी के क्वेश्चन करिए, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।